let's discuss the segments of remaining portions. And one thing I like to tell you that आज के जो टॉपिक का जो भी हमारा डिस्कशंस होगा वो हमारा सिलेबस होगा ट्यूसडे की एग्जाम्स के लिए, सॉरी थर्सडे की एग्जाम्स के लिए। यानी आज जितना भी खत्म होगा वो हमारी नेक्स्ट थर्सडे की एग्जाम्स में आएगा। सो लेट्स बिगिन द पॉइंट ऑफ अ टुडेज डिस्कशन। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, one second. Okay, fine. So let's move with the topic of our today's, with the discussions of a certain what we have in the last lecture. So basically we have discussed the certain regarding they are highly efficient. We have already discussed the specific nature or the highly specific in nature. We also discussed they are highly active under the optimum temperature, and that temperature is 298 to 310. We are also discussing the concepts of they are highly active in the optimum pH, that is the pH range of 5 to 7. So यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया था। अभी हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक में जाएंगे, दैट इज द इंक्रीजिंग द एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ द एक्टिवेटर्स एंड द कोएंजाइम्स। ये वाला पॉइंट मैंने थोड़ा बहुत जल्दी कल के सेशंस में हम लोगों ने ले लिया था, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो भी जो कैटालिस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो कैटालिस्ट वाले कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने क्या किया था, तो हम लोगों ने प्रमोटर और पॉइजन्स का कॉन्सेप्ट लिया था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रमोटर और पॉइजन्स की जगह पे अब हम लोग ले लेंगे एक्टिवेटर्स। सो प्रमोटर की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा एक्टिवेटर्स। तो यहाँ पे माइंड में सेट करके रखना है, जब हमें एक्टिवेटर्स पूछा जाएगा तो वो एंजाइम्स के लिए ही होगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या फोकस करेंगे, तो हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से फोकस करेंगे। First of all, increasing the activity in presence of the activators and the coenzymes. So enzymatic activity get increases in presence of the certain substances known as the coenzymes. So it has been observed that when small non-proteinous or the non-protein like vitamin is present along with the enzymes, the catalytic activity get enhanced considerably. Also, we referred the concepts of the activator. They are generally metallious ions. So just focus on the word, that is the coenzymes. So coenzymes के लिए हमें क्या माइंड में रखना है, तो coenzymes क्या होंगे, तो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा। तो नॉन प्रोटीनियस पार्ट जब होगा तो वो coenzymes बोला जाएगा, और जब वो मेटलियस पार्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो मेटलियस पार्ट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटर्स। सो एक्टिवेटर्स के लिए हमें क्या चाहिए, तो क्या आयंस की जरूरत है, यानी मेटल आयंस, दैट इज Na+, Mn2+, CO2+ एंड Cu2+। सो दिस मेटल आयंस when weakly bonded to enzyme molecules increases their catalytic activity. Amylase in presence of, we have an example of here, that is the amylase in presence of sodium chloride like Na+, they are catalytically very active. So moreover यहाँ पे हमें दो वर्ड को फोकस करना है, एक्टिवेटर्स यानी मेटल आयंस होंगे, और कोएंजाइम्स को कौन सा होगा, तो दैट इज द बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज द नॉन प्रोटीनियस पार्ट लाइक विटामिन्स। सो विटामिन्स होंगे या यूज होगा तो कोएंजाइम्स बोला जाएगा, और एक्टिवेटर्स में हमारे पास मेटल आयंस हमारे पास होंगे। सो मेटल आयंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है। नाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इनहिबिटर्स एंड द पॉइजन्स। नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व्ड while we have the presence of inhibitors and poisons. So first of all, I would like to tell you the difference between the inhibitors and poisons. So inhibitors क्या होता है, जो inhibit करता है यानी वो reactions को stop करता है for a certain period of time.
यानी वो वहां से चला गया, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, तो उसके बाद वहां पे हमारी एक्टिविटी फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन पॉइजन्स क्या करेगा, तो पॉइजन्स किल करेगा, सीडल इफेक्ट देगा, यानी खत्म कर देगा, तो उसको हम लोग पॉइजन्स बोलेंगे। सो इनहिबिटर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको रिटार्ड करेगा, पॉइजन्स फॉर अ परफेक्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर 100% इट विल गिव्स द लेथल इफेक्ट। यानी वो वहां पे जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिर एंजाइम्स होंगे उसको पूरा नष्ट कर देगा, तो उसको बोलेंगे पॉइजन्स। और जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को सर्टेन पीरियड टाइम के लिए रोक के रखेगा, तो उसको बोलेंगे हम इनहिबिटर्स। सो like the ordinary catalyst, enzymes also inhibited or poisoned by the presence of the certain substances. Inhibitors or the poisons interact with the active functional groups on the enzyme surface and often reduce or completely destroy the catalytic activity of the enzymes. So the use of this many drugs is related to their actions of the enzyme inhibitors in the body. So यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास mechanism of action आ गई. So that is also known as the MOA. उसको हम क्या बोलेंगे, mechanism of actions, that is MOA. So MOA हमारा क्या है, तो हम लोगों ने क्या फोकस किया, तो हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि वो एक्टिविटी कैसे करेगा। तो एक्टिविटी के लिए हम लोगों ने देखा कि इनहिबिटर्स और द पॉइजन्स क्या करेगा, इंटरैक्ट, they will interact with the active functional groups of the enzyme surface and often reduces or completely destroy the activity और the catalytic activity of enzymes। तो हमें यहाँ पे याद रखना है जो इनहिबिटर्स है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है। सो वो लोग क्या करेंगे, दे विल इंटरैक्ट विद द एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स ऑन द एंजाइम सरफेस and that is why they will reduce or completely destroy the activity. So the use of many drug is related to the actions of the enzyme inhibitors in the body। यानी सपोज हमें एसिडिटी हो गई है, तो ACH या फिर प्रोटॉन रिसेप्टर जो होते हैं, तो वो प्रोटॉन रिसेप्टर को जब बाइंड करने के लिए हम लोग सेट्रिजिन ड्रग यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो हमारे जो एंजाइम्स जो रिस्पॉन्सिबल है HCl के सीक्रेशंस के लिए, उसकी जो एक्टिव साइट्स है वहां पे सेट्रिजिन बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने से क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर चेंज होने से वो HCl का सीक्रेशंस नहीं कर पाएगा। इसलिए जब तक वो ड्रग अपनी बॉडी में रहेगी तब तक HCl का सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगा और वो हमें एसिडिटी से क्या करवाएगा, तो वो हमें उसमें रिलीफ देगा। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ enzymes. Now we will discuss on the topic of the mechanisms of an enzyme catalysis. So that is the somewhat important segments, and you will learn this concept in various chapters like the chemical kinetics, biomolecules, as well as the everyday chemistry in everyday life. So ये वाला जो point है हर एक जगह पे आपका आने वाला है। So now moving on the point. So these are or there are the number of cavities present on the surface of the colloidal particles of the enzymes. So यहाँ पे wording है, there are number of cavities present on the surface of the colloidal particles of enzymes। यानी एंजाइम जो है वो हमें क्या दिखाएगा, तो एंजाइम जो है वो हमेशा कोलोइडल सरफेस या फिर कोलोइडल कंडीशंस हमें दिखाएगा। कोलोइडल कंडीशंस क्या होती है, तो कोलोइडल कंडीशंस दैट इज द कंडीशंस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। तो सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, तो 100% सॉल्युबल होगा उसको सॉल्यूशंस बोलेंगे। जिसमें 100% सॉल्युबिलिटी नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। इसके बीच वाला यानी 50% या 30% या 40% सॉल्युबिलिटी है और उसके रिस्पेक्ट में इनसॉल्युबिलिटी है। यानी कहीं कभार आपको सॉल्युबल पार्ट भी मिलेगा और कहीं कभार इनसॉल्युबल पार्ट भी मिलेगा। वो जो स्टेट ऑफ कंडीशंस है या फिर हेट्रोजीनस सॉल्यूशन जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कोलोइडल स्टेट। नाउ द कोलोइडल पार्टिकल्स यानी एंजाइम जो है वो क्या होगा, तो लिक्विड में थोड़ा सॉल्युबल होगा और थोड़ा इनसॉल्युबल होगा और इसके लिए इसकी वजह से वहां पे क्या जनरेट होगा, नंबर ऑफ कैविटीज दैट इज द पोरस
पोरसनेस विल बी जनरेटेड या फिर होल्स वहां पे जनरेट होंगे, यानी इट विल बिहेव लाइक दिस जियोलाइट्स एंड दैट इज व्हाई इट इज अ गुड enhancers. Now this cavity are characterized or cavities having the characteristic shape and possess the active group like amines, carboxylic acid, thio group and the hydroxyl group etc. So these are some active sites of enzymes. अभी जो कोविड वाला कॉन्सेप्ट है, तो कोविड वाले कॉन्सेप्ट में जो हमारे पास कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस के अंदर ये एसएच वाला जो ग्रुप है, थायो ग्रुप, it is the responsible group behind the lethal effect of a coronavirus. So थायो ग्रुप पे बहुत सारा रिसर्च अभी यहाँ पे हो रहा है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैकेनिज्म और एक्शंस में आएगा. सो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, तो एंजाइम्स विल फॉर्म अ कोलोइडल सॉल्यूशंस एंड दैट इज व्हाई द कोलोइडल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस of enzymes and which gives the cavities which having the characteristic shape and possess a certain group like NH2, COOH, SH and OH. So यहाँ तक हम लोगों ने देखा. फिर आगे वाले कॉन्सेप्ट्स में हमें क्या बोला है, सो these are the actually the active centers on the surface of the enzyme particles and the molecules of the reactant like substrate which have complementary shape fit into the cavities just like a key which is fit into the lock, and on account of the presence of the active group an activated complex is formed which then decompose to yield a product. So that is why this mechanism is also known as lock and key model. So this lock and key model you will study in the biology also. So for the biology students, this is the most important point, and might be you have studied this concept in your previous studies. Now moving on the concepts of how this enzyme get catalyzed using the lock and key mechanisms. So first of all, we will focus on the certain diagrammatical expressions. So उसमें हम लोगों को क्या बोला गया है, तो first of all we have the enzymes, that is E. We have the another segments, that is the substrate. So when the enzyme and substrate collide with each other, they will form a intermediate product, that is the ES complex, that is also known as the enzyme substrate complex. Now moving on that, they will again differentiated or they will get part and form a two product, that is the enzyme is obtained back and the product is obtained. What is the desired part? So यहाँ पे हम लोगों को क्या फोकस करना है, तो ये जो फर्स्ट स्टेज है हमारा, वो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा स्लो है, और जो सेकंड स्टेप है वो हमारा क्या है, वो हमारा फास्ट स्टेप है. तो ये जो स्लो और फास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो स्लो और फास्ट स्टेप्स का जो कॉन्सेप्ट है आप, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपको केमिकल काइनेटिक्स में बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा विच इज स्लोअर इन रेट, and after the completions of an enzyme substrate complex it will immediately form the enzyme and product. So यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ये जो shape of the enzyme है, that this is the shape of enzymes which is a part like this, we have a like this part, okay, that will be going to fit in this substrate. So this is the active site. So I can say that this is the active site of a enzymes, and that is going to place in the this substrate. So that is why we will have a complex of enzyme substrate complex, which is an intermediate part. And after that, what happened? So after that, the certain cleavage is there, and that is why we obtain a product like this and this one. So we get the product like this, and the enzyme is obtained as it is, which is used over here. So we can say that the enzyme is the smallest part or the little amount of a foreign substances which is
responsible for having the catalytic activity. So this is the base regarding the lock and key mechanisms. So जैसे लॉक में एक ही की लगती है, वैसे एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट पे काम करेगा, और दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो टर्म्ड एज द लॉक एंड की मैकेनिज्म्स. सो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट. Thus, the enzyme catalyze the reactions may be considered to proceed in a two steps. What we have discussed this one. So यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस कर लिया है. तो हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? So first of all, we discussed like this. So binding of enzymes to the substrate to form the activated complex. Now what is activated complex? So activated complex का मतलब ये हो गया कि जिससे मुझे 100% प्रोडक्ट मिलने वाली है, वो कॉम्प्लेक्स को मैं बोलूंगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. और जहां पे मुझे संदेह रहेगा या फिर मुझे प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि 10% प्रोबेबिलिटी है कि मुझे बाई प्रोडक्ट मिलेगी या फिर अनदर प्रोडक्ट मिलेगी या अनवांटेड प्रोडक्ट मिलेगी, दैट इज टर्म्ड एज द नॉन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. सो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से ये कॉम्प्लेक्स में यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड हो गया है और वो पूरी तरह से तैयार है उनकी प्रोडक्ट देने के लिए. नाउ द डीकंपोजिशंस ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स to form the product, and that is why we will have this one. So first step जो है वो slow है और जो second step है वो fast है. तो question ये आएगा कि first step slow क्यों है? तो enzyme जो है वो very specific है, तो उसको specific site ढूंढने के लिए time लगेगा, and that is why the formation or the stage of formations of an enzyme complex, enzyme substrate complex is a slow step. Once it forms, it immediately gives the product, and that is why the second step is the faster in nature. Now the next one, catalyst in the industry. So this may be the part you can focus. यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चंस बनेगा, यानी जो आपके जो क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें से 10 क्वेश्चन जो सीबीएसई वाले हैं उसकी बात कर रहा हूँ. तो सीबीएसई पैटर्न में फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो है उसमें 10 एमसीक्यू है और 10 शॉर्ट क्वेश्चंस है. तो 10 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए या एमसीक्यूज के लिए ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है. फॉर जीएसईबी स्टूडेंट्स आपके लिए तो 50 मार्क्स का जो एमसीक्यू पैटर्न है उसके लिए भी आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से याद करना चाहिए. सो नाउ तो यहाँ पे टेबल में हमें इंपोर्टेंट जो कैटालिस्ट है जो इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं उसके लिए हमें यहाँ पे फोकस किया गया है. तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? सो हेबो प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द अमोनिया. सो वी आर नोइंग दैट in a ammonia in a formation of ammonia by the Haber process we use the finely divided iron and molybdenum as a promoter. So in previous studies we have the concept of this, but nowadays the mixtures of the iron oxides, potassium oxides and the alumina is going to use. So ये वाले concepts में आपके पास कैटालिस्ट क्या है और प्रमोटर क्या है. तो कैटालिस्ट और आपका प्रमोटर. तो सपोज में एक मेथड मैंने यूज की, उसके अंदर फर्स्ट मेथड में मैं आयन ले रहा था, तो मेरा प्रमोटर क्या हो जाता था? तो मेरा प्रमोटर हो जाता था मॉलिब्डेनम. अभी मैं दूसरी मेथड यूज कर रहा हूँ, इसमें मैंने आयन की जगह पे मैंने क्या यूज किया? आयन ऑक्साइड को यूज किया, आयन ऑक्साइड दैट इज FeO. तो मेरा प्रमोटर क्या हो गया? तो मेरा प्रमोटर हो गया पोटेशियम ऑक्साइड एंड Al2O3, that is the alumina I have. So this is my promoter. Are you getting? So these two things that you need to focus for the Haber process. So for older method you are using the ion and the promoter MO. In a newer days or nowadays we are using the FeO, and instead of using the MO as a promoter, now we are using the K2O and Al2O3 as a part of promoters. So we are knowing that the promoters are the substance which increases the effectiveness of the catalyst, and that is why this is the most important. Now moving on the next process, that is the Ostwald process, and we have discussed that whenever the word Ostwald is there, it is used for the nitric acid, and in that
we have discussed the Ostwald process is nothing but the oxidations of the ammonia, that is the catalytic oxidations of ammonia gives the NO. Now on that part we have a concepts of platinized asbestos. So we have written like PT. So asbestos is not mentioned over there, but platinized, that is the platinum is used. Why it is platinized, or why we require to mention the platinum only instead of asbestos? Because we are coating the asbestos with the platinum, and that is why the surface area is made up by the platinum, and that is why it is the platinized asbestos. So whatever the reactions is occurred is based on the platinum. So यहाँ पे हमारा जो प्लेटिनाइज एस्बेस्टोस है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्लेटिनम लिखेंगे. ओसवाल्ड के लिए हमारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है? तो ओसवाल्ड में अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है, उससे NO मिलता है, NO का फिर से ऑक्सीडेशन होता है तो NO2 मिलता है, और उसको वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, HNO3 हमें मिलता है. So that is the concepts of Ostwald process. Now we are moving on the contact process. So in previous lecture we have discussed that the contact process is a example of heterogeneous catalysis. We have also another method to form to manufacture the H2SO4 is lead chamber process, which is the example of homogeneous catalysis. Now, due to the effectiveness of a contact process is more, we are using the contact process for the manufacturing of a sulfuric acid on the industrial basis. So industry word आएगा तो concept आएगा contact process का. अगर आपको कुछ नहीं दिया गया है तो आपको दोनों मेंशन करने हैं, that is lead chamber process as well as the contact process. तो contact process में हमारे पास क्या था? तो contact process में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन. तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करने के लिए हम लोगों ने पीटी लिया था, दैट इज प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस, और V2O5 दैट इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड्स. सो यहाँ पे आपको टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रमोटर और कैटालिस्ट याद रहने चाहिए. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा. ओसवाल्ड प्रोसेस, हेबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस को हम लोग डिटेल में जब पी ब्लॉक करेंगे तब आएगा, तब हम लोग अच्छे से उसको पढ़ेंगे. ओके फाइन. नेक्स्ट वन. तो यहां तक का जो भी आपका सेगमेंट्स है, यानी 5.6 तक का आपके जो भी इंटेक्स क्वेश्चंस है उसको आपको होमवर्क में खत्म करने हैं. यानी अप टू 5.6 तक का ये आपका होमवर्क रहेगा. यानी अगर इसमें कुछ भी दिक्कत है या कुछ भी डाउट है, just text me or WhatsApp me. I will give you a brief on that particular topic. Okay. Else I will put solutions of this in-text questions in our group also. So, but try yourself to solve this concept. Okay. Now moving on the another main topic of our chapter, that is the colloid. That is the most important part of our chapter. हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये कोलॉइड जो टॉपिक है 5.3 टॉपिक है, वही अकेला रिस्पॉन्सिबल है फॉर होल द क्वेश्चंस. या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एक टॉपिक आप लोग 5.3 करके गए तो आपके पूरे क्वेश्चंस उसी में से आएंगे, ऐसा भी हो सकता है. ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो जस्ट कीप फोकसिंग ऑन द कोलॉइड्स. ये टॉपिक गुजकेट के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है, फिर नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और JEE के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर में से जब भी क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम चांसेस रहते हैं ये कोलॉइड से ही आते हैं, और कोलॉइड इज अ मेन पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री. ओके. नाउ वी हैव लर्न दैट इन अ यूनिट 2, that is solution. Solutions are the homogeneous system. Again we are knowing that what is homogeneous and heterogeneous. Homogeneous यानी जिसमें दोनों फेज सेम है. हमारे सिलेबस में यूनिट 2 यानी सॉल्यूशंस, उसमें हम लोगों ने बाइनरी सॉल्यूशंस देखा था. तो बाइनरी सॉल्यूशंस में दो ही पार्ट थे, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसीलिए हम लोग उसको बाइनरी सॉल्यूशंस बोलते थे. अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो जाते थे, होमोजेनाइज हो जाते थे. यानी हम लोग बोल सकते हैं उनका एक ऐसा पार्ट हमें या ऐसा फेज मिलता था उसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे. यानी दिस substance or systems which could not be separated by any physical boundaries or physical method or any simple chemical reactions.
So that is the homogeneous systems. तो solutions हमारी क्या थी? Homogeneous systems. We have also known that sand in water when stirred gives us the suspension. So which slowly settle down and with the time. Now, between the two extremes, suspension and the solutions, we come across a large group of systems called as the colloidal dispersions or simply the colloids. यानी अभी हमारे पास तीन टाइप की सिस्टम्स हो गई. कौन सी तीन टाइप की सिस्टम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहले था सॉल्यूशन, फिर हमारे पास क्या आया? कोलॉइड, फिर हमारे पास क्या आएगा? सस्पेंशन. सो यहाँ पे पार्टिकल साइज की बात करें तो पार्टिकल साइज हमने यहाँ पे लर्न करके रखा था 1 नैनोमीटर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? तो हमारे पास यहाँ पे आएगा मोर देन 1000 नैनोमीटर. ये वाला कॉन्सेप्ट किसके लिए आएगा? ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा सस्पेंशन के लिए हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है. यानी कुल मिला के मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कोलॉइड जो है वो मेरा क्या होगा? तो वो बिटवीन 1 and 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा. ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा. सो ऐसी हम लोग बात कर सकते हैं. ओके, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट याद रखने वाला है. ये जो हम लोगों ने जो पार्टिकल साइज लिखी, वो पार्टिकल साइज आपके शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है. नाउ द डेफिनेशंस ऑफ अ कोलॉइड. So colloid is a heterogeneous systems in which one substance is dispersed as a very fine particles in another substance called the dispersion medium. यानी सॉल्यूशंस में जैसे हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट था, यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड हो जाएंगे. कौन से दो वर्ड हो जाएंगे? तो हमारे पास दो वर्ड होंगे, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम. जैसे सॉल्यूट था वैसे यहाँ पे डिस्पर्स फेस हो जाएगा, जैसे सॉल्वेंट था उसको हम लोग बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम. तो यहाँ पे कोलॉइड इज अ हेटेरोजेनस सिस्टम. सॉल्यूशंस हमारा होमोजेनियस था, ये हमारा हेटेरोजेनस था, इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज अ वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड द डिस्पर्सन मीडियम. यानी डिस्पर्स्ड फेस जो है वो फाइनर पार्टिकल्स है यानी सॉल्यूट है, और डिस्पर्स मीडियम जो है वो लार्जर पार्ट है यानी सॉल्वेंट के हिसाब से वो वर्क करेगा. सो द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द कोलॉइड इज दैट ऑफ अ पार्टिकल साइज. सो डिफरेंस कहां से मिलेगा? तो डिफरेंस हमें मिलेगा पार्टिकल साइज से. व्हेन अ सॉल्यूशन इज देयर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, while in case of colloid the dispersed phase may consist of a particles of a single macromolecules, or it can be an aggregated of a many atoms, ions or a molecules. So this is the basic difference. So यहाँ पे जो कोलॉइड जो है वो कोलॉइड में आप क्या ले सकते हो? तो आप कोलॉइड में प्रोटीन्स यानी एंजाइमस पार्ट ले सकते हो, या फिर आप पॉलीमर्स यानी सिंथेटिक पॉलीमर्स को भी यूटिलाइज यहाँ पे कर सकते हो. So colloidal particles are larger. Colloidal particles are larger. So colloidal particles are larger than that of the simple molecules, but they small enough to remain suspended. यानी वो किसके बीच में आएगा? सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आएगा. सॉल्यूशन से थोड़ा बड़ा होगा और सस्पेंशन से कम होगा. So that is the range of a diameter is between 1 and 1000 नैनोमीटर. So 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में वो हमारे पास रहेगा. यानी उसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा 10⁻⁹ to 10⁻⁶ मीटर.
सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिक्स है कॉलोइड्स और सॉल्यूशंस के डिफरेंशिएशन के लिए। तो आपको यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको कोलोइड और सॉल्यूशंस के बीच का डिफरेंस 4 पॉइंट तो आपको लिखने ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, फिर उसकी होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस सिस्टम्स, फिर पार्टिकल साइज, फिर उसमें कौन कौन सा डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम वाला कॉन्सेप्ट आएगा, और उसकी अंदर आप किस मटेरियल को यूटिलाइज कर पाएंगे, वो आपका डिफरेंशिएशन सेगमेंट्स यहाँ पे होने वाला है। नाउ colloidal particles have an enormous surface area per unit mass as a result of their smaller size। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे देखा था, तो हम लोगों ने ये वाले कॉन्सेप्ट्स की डिस्कशन जब एंजाइम के लिए कोलोइड वर्ड यूज किया था तब। सो कोलोइडल पार्टिकल्स हैविंग 1,000 nanometer size, and that is why they have the enormous surface area per unit mass as a result of their smaller size। Now consider a cube। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। Now we are considering a cube with the size of 1 centimeter side। So it has the total size of a 6 centimeter because it having the 6 sides, so 6 centimeter square। If it were divided in equally into 10 power 12 cubes, so the cube would be the size of a large colloidal particles and have the total surface area of 60,000 centimeter square, or we can convert it into this meter square, that is 6 meter square। So this larger surface area or enormous surface area leads to some special properties of the colloid to be discussed in the later these units। So this is the most important part what we have started, that is the colloid। So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बेसिक जो डेफिनेशंस वाला पार्ट है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, और हम लोग यहाँ पे उसका याद रखेंगे। और हम लोग दूसरा एक चीज करेंगे, यहाँ तक का जो भी हमारा सेगमेंट्स है यानी कोलोइड तक का जो पार्ट है वो हम लोग याद करके रखेंगे, और थर्सडे की जो एग्जाम्स है उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। कोलोइड्स तक का जो भी सेगमेंट्स है, मैं एक एनिमेटेड वीडियो वाला जो सेगमेंट्स में करता हूँ वो मैं आपको आपके ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, तो वो आप अच्छे से देख लेना, तो वो क्विक रिविजन्स के लिए भी आपको यूटिलाइज होने वाला है। ओके, सो आई थिंक we have a just a short period of time, that is the 2 or 3 minutes। So I'm just